बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियाज़ खोखर और आप देख रहे हैं गुफ्तगू विद नियाज़ खोखर। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार बबर साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। कल सिंध बजट पेश हो रहा है। ज़ुल्फ़िकार बबर साहब, आप बताएं, कल सिंध बजट पेश किया जाएगा तो आवाम की तवक्कात तो बहुत हैं। क्या इस बजट में आवाम को रिलीफ देने का कोई प्रोग्राम है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अगर आप बजट में अवामी रिलीफ की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होगी, अगर उसको हम उठाकर पढ़ेंगे तो वो यकीनी तौर पर आवाम के रिलीफ से भरी हुई होगी। लेकिन अगर हम ग्राउंड पर चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल यकसा मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पर बात की जा रही थी कि 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा था, तो मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम भी जो है 50% तो इनको बढ़ानी चाहिए, जो कि नहीं बढ़ाएंगे। ये तो 10% के 15% बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वफाकी हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 50% बढ़ाई जाएँ क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। तो जब बिलाल साहब वफाक से ये मुतालबा कर रहा है या तजवीज़ दे रहा है तो सिंध में तो उनकी अपनी हुकूमत है। यहाँ तो 100% होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई तो वाकई है। 100% महंगाई होने के हिसाब से बढ़नी चाहिए तनख्वाह सरकारी मुलाजमीन की भी। इसी तरह अगर हम पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो स्टार्ट से देखें, जिस तरह कहा जाता है भुट्टो की पीपल्स पार्टी, तो भुट्टो बेसिकली एक सेक्युलर और एक सोशलिस्ट इंसान थे। तो उनका तो नारा होता है कि मजदूर की तनख्वाह कम अज़ कम 1 तोला सोने के बराबर बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये बात माजी में भुट्टो साहब भी कहते रहे हैं, रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं कि उनकी भी ऐसी ख्वाहिश रही है। चलें, अगर उस टाइम पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या उस टाइम पर था भी किसी हद तक, तो आज मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब जब उनकी पार्टी की विरासत लेकर चल रहे हैं तो उनको ऐसी एग्जांपल सेट करनी चाहिए कि अगर 1 तोला सोने के बराबर नहीं तो उसकी चौथाई या 5वें हिस्से के बराबर कम अज़ कम मजदूर की उजरत होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मेरा ख्याल है कि उसमें भी ये वही 10 से 15% इजाफा करेंगे जिस तरह का इनका अंदाज लग रहा है। वैसे तो अभी हमने उसके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं देखे। इससे आम आदमी को 50% बढ़ाने की तजवीज़ वफाक को, फिर सिंध में 10%, तो ये खुला तजाद नहीं होगा? पर तजाद तो ये भी है कि पार्लियामेंटेरियन की अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ती हैं, उनकी अपनी मराद कितनी होती है। जहाँ ये कहते हैं, अभी फेडरल गवर्नमेंट का भी सर्वे आया कि अगर कोई 240 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। ये जान के आपको हैरानगी होगी, 240 रुपये अगर कोई पर डे कमा रहा है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं समझा जाएगा। एक तरफ, दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि हमारी 5.5। आपने वज़ीर आज़म का बयान भी तो सुना होगा ना? जी जी, कि जिसकी पर मंथ 8,500 रुपये आमदनी है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है, वो अमीर है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे वज़ीर आज़म को भी और ऐसे मनसब पर बैठे हुए इंसान को भी शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मैं ये शर्म की इस हद तक बात है कि क्या कहा जाए, दुनिया में मजाक अपना बनवाते हैं। ये जब अपनी सैलरियां बढ़ाते हैं तो 600% सैलरियों में इजाफा करते हैं, अलाउंसेस में इजाफा करते हैं। अगर इनकी ग्रास सैलरी आप उठाकर देख लें, जबकि काम क्या होता है वहाँ आके या तो सोते हैं या शोर शराबा हल्ला गुल्ला करते हैं। वहाँ कौन से ऐसे कानून साजी करते हैं, अवामी भलाई के कोई काम करते हैं। इनकी सैलरीज 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए तक हो जाके पड़ते हैं। एक पार्लियामेंटेरियन जो है इतने महंगे पड़ते हैं। जहां मुल्क में मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया है, जो भी है, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, तो वहां एक मैक्सिमम सैलरी का भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैक्सिमम हमारा मुल्क कितनी अफोर्ड कर सकता है। चले ठीक है, लोगों की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक समझ में आती है सैलरी। आप मैक्सिमम 5 लाख कर लें कि 5 लाख से ज़्यादा मुल्क में किसी की सैलरी नहीं होगी। आप 8 लाख कर लें, 10 लाख कर लें। यहाँ तो 25-25 लाख रुपए सैलरी ली जाती है। 50-50 लाख भी आप जैसे बता रहे हैं कि सैलरी ली जाती है। 20-20, 25-25 लाख उनकी पेंशन बनती है। आपको मज़े की बात, पेंशन पर टैक्स भी नहीं कटता। दिलचस्प बात यह कि जो पेंशन वो ले रहे होते हैं उस पर टैक्स भी नहीं कटता। ये इसका मतलब आपको बताऊं कि जो अगर 50,000 रुपये सैलरी ले रहा है तो क्योंकि उसकी सैलरी है
उसको ग्रेजुएटी पेंशन मिले या ना मिले, मेडिकल मिले या ना मिले, कन्वेंस उसके पास हो या ना हो, वो टैक्स कटेगा क्योंकि वो उसकी आमदनी हो रही है। लेकिन जो अगर 25 लाख रुपए या 20 लाख रुपए पेंशन ले रहा है तो उसको कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि वो उसकी पेंशन है, वो उसकी कमाई नहीं गिनी जाएगी। मतलब इस मुल्क में फिर हम सोचते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लामी इक़्तिदार पर चल रहा है, ये कायदे आज़म के बुनियादी उसूलों पर चल रहा है। ना तो ऐसा इस्लामी इक़्तिदार मुझे कहीं नज़र आए, ना तो कायदे आज़म के कोई उसूल नज़र आए। ऐसे अगर नज़र आए हों तो आपकी ऑडियंस बता सकती है। ना तो ऐसा मुझे कम अज़ कम, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कम अज़ कम मुझे आईने पाकिस्तान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नज़र आया कि इतना बड़ा जंप हो, इतना फ़र्क हो, इतनी अमीरी और गरीबी में फ़र्क पैदा किया जाए। आप स्टेट बैंक के गवर्नर की कुल ग्रॉस सैलरी उठाकर देख लें, पीआईए के चेयरमैन, स्टील मिल के चेयरमैन और रेलवे और वापडा के चेयरमैन की आप इनकी सैलरी उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी एक महीने की सैलरी से इधर हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं। लोग, गरीब लोग, आपको अंदाज़ा नहीं है नियाज़ साहब कि गरीब लोग 100-100 रुपए पर आज भी झगड़ा करते हैं, अपने करीबी रिश्तों में झगड़ते हैं क्योंकि उनके पास नहीं होते पैसे। उनके पास छोटे छोटे पैसों की बुनियाद पर उनके रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। वो पेट भर के खाना नहीं खाते। अगर कोई बच्चा, किसी को ज़्यादा खुराक होती है किसी बच्चे की, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है, तो उसको घर वाले बुरी नज़र से देखते हैं कि ये हमारे घर में क्यों ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि ये एक के बजाय 1.5 रोटी मांगता है हर टाइम पर, बाकी बहन भाई 1 रोटी मांगते हैं। हम उस माशरे से इंसाफ की उम्मीद करते हैं। ऐसे हुक्मरान अपने आप को इस्लामी हुक्मरान कहते हैं, इनको मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो लोग मुझे कोट करके बताएं कि मैंने गलत कहा है। सिंध में हम जब सिंध बजट की बात कर रहे हैं तो सिंध में आपको पता है बहुत सारी बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि जब भी यहाँ बजट पेश होती है, हमारे वज़ीर आला सिंध हैं सैयद मुराद अली शाह, उसको ये एज़ाज़ है कि कल भी वही बजट पेश करेंगे। तो ऐलानात तो होते हैं लेकिन अमल दरामद जो है वो तो हमें उस पर कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। जैसे ये जॉब्स की बात की जाती है देने की, तो मतलब 15 साल से कोई इतनी बेरोज़गारी बढ़ी हुई है तो जॉब्स क्रिएट नहीं की गई। अगर क्रिएट हैं तो वो दी नहीं जा रही, ऐलानात होते हैं। तो ये कैसे गुर्बत ख़त्म होगी? ये नौजवान जो डिग्रियां लेके बाहर आते हैं, पढ़ लिख कर डिग्रियां लेके घूमते फिर रहे हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई उनको रोज़गार नहीं मिलता। तो ये पीपल्स पार्टी का तो नारा ही है रोटी कपड़ा और मकान। तो ये नारा ही है ना, बस नारा ही है रोटी कपड़ा और मकान। अमली तौर पे तो नारे से ये आगे क्यों आगे नहीं बढ़ते? आगे बढ़ने के लिए विजन चाहिए, नीयत चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि अफसोस के साथ नहीं है इनके पास। यार ये पीपल्स पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी कहलाती है खुद को। इनको तो एफर्ट्स लेने चाहिए। और अब इस बजट में तो हमने सुना है कि वो तरक्याती जो फंड हैं, जो बजट है, उसमें भी पहले से ज़्यादा कट लगा दिया है और वफाक को पैसे देने की बातें हो रही हैं। तो ये कैसे चलेगा सूबे का काम? सर, सूबाई खुद मुख्तियारी के दावे कहाँ गए? कंकरिंग लिस्ट के खात्मे की बातें करते थे, वो कहाँ गई चीज़ें? ये तो और सेंट्रलाइज निज़ाम होता जा रहा है। दूसरी बात, अभी तो आप जो बात कर रहे हैं सिंध में, आप शहरी इलाकों को ज़्यादा जानते हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ फिर हालात निस्बतन बेहतर हैं। आप अगर सिंध के देहातों की तरफ जाएं, छोटे कस्बों की तरफ जाएं, तो वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए सालन नहीं होता रोटी के साथ। लोग प्याज के साथ रोटी खा रहे होते हैं, लोग मिर्ची के साथ रोटी खा रहे होते हैं, पानी के साथ लोग रोटी खा रहे होते हैं, नमक के साथ खा रहे होते हैं। साफ पानी नहीं है सर, उस गंदे पानी के साथ लोग रोटी खा रहे होते हैं। देहातों में पीने का साफ पानी नहीं है। पीपल्स पार्टी लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं कर सकी है, तो और क्या करेंगी वो? सर, उस गंदे पानी से प्रेग्नेंट ख़वातीन जो कि हमारा मुस्तकबिल जन्म देने वाली हैं, हमारे सिंध का, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जन्म देने वाली हैं, वो प्रेग्नेंट औरतें उस पानी में रोटी या निवाले डुबा कर खाती हैं। बच्चों को वो पानी पिलाया जाता है जब उसको दूध की ज़रूरत होती है। जब बच्चा रात को उठता है नींद से तो उसको पानी पिलाया जाता है। ये मैं वसूख से बात कर रहा हूँ, मैं ये
हवा में बात नहीं कर रहा, उसको दूध नहीं दिया जाता। आज भी अगर एक ड्यूटल सर्वे हो तो कितनी माएँ ऐसी हैं इस सिंध में, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो खुराक की किल्लत की वजह से जिनको मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो कि आज से 200 साल पहले भी शायद इंसान को ने हासिल कर ली थी तरक्की की बुनियाद पर, वो भी आज यहाँ पर नहीं है। यानी कि मैं बिजली, आपका पानी, आपकी गैस, आपका पानी, यहाँ पर हमारे आपको हैरानगी होगी जानकर कि यहाँ पर हमारी ये खुशी का आलम क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो खुशी होती है, जिस पर हम खुश होते हैं कि हमारी टंकी पानी की फुल भर गई, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। हमारे यूपीएस की बैटरी फुल चार्ज हो गई, अब अगर बिजली जाएगी तो इतनी देर तक हम उसको बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पेट्रोल की टंकी फुल करा ली महंगा होने से पहले, ये हमारे लिए खुशी के पैमाने हैं। हमने अपने घर के आगे से कचरा हटवा दिया या हटा दिया, हमने अपनी घर के आगे पत्थर डाल के रोड को थोड़ा सा सही कर दिया, हम सही सलामत घर पहुंच गए, हमारा मोबाइल नहीं छिना, ये हमारे खुशी के पैमाने हैं। दुनिया कहाँ पहुंच गई है, दुनिया मरीख पर कॉलोनियाँ बना रही है, दुनिया चांद को जो है इससे अर्थ से मिलाने जा रही है। और हमारी आप खुशियों का और हमारे टारगेट का आलम देखें कि टारगेट ये होता है कि इस महीने में कोशिश करके लाइट का बिल भर दूंगा ताकि लाइट का बिल ज़ीरो हो जाए, इस महीने में कोशिश करके गैस में सिलेंडर में भी गैस भरवा दूंगा, ये हमारे टारगेट हैं। अफसोस के साथ साल भर लोग अपनी बीवियों को सूट नहीं बना के दे सकते। ईद तो दूर की बात है, 2-2 साल वाली ईद के बाद भी अपने बच्चों को नई कपड़े बनाकर नहीं दे सकते। तो आप क्या समझते हैं कि कल जो सिंध बजट पेश किया जाएगा, अवाम की जो उम्मीदें हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा, तो ये सिंध हुकूमत अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेगी और ये अवाम दोस्त बजट साबित होगी आपके ख्याल में? मुझे तो नहीं लगता। और जहाँ तक आपने उम्मीदों की बात की है, पूरे सिंध की आवाम को उम्मीद है भी नहीं। पहली बात तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बेचारों को वो भी उम्मीद नहीं है, एक आस है कि क्या पता हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाए, इसके अलावा किसी को कोई उम्मीद नहीं है। और बेरोज़गारी की आपने जिस तरह पहले सवाल में बात की थी, सरकारी नौकरियों से ये बात ठीक है कि रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन प्राइवेट नौकरियों के लिए आपको माहौल पैदा करना पड़ता है, आपको इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर को जो है बढ़ाना पड़ता है, आपकी इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ती है। लेकिन जो इनके किरदार हैं हमारे हुक्मरानों के, जो इनके करतूत हैं हुक्मरानों के, ये पूरी दुनिया देखती है। जो इनकी करप्शन है, इस बुनियाद पर कोई यहाँ आके क्यों इन्वेस्ट करेगा, कोई यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों दे, कोई यहाँ के लोगों पर किस तरह से इन्वेस्ट करे, उसको इस चीज़ का यकीन होगा कि उसके साथ इंसाफ होगा। कोई क्यों इस झंझट में पड़े, जो पैसा लगाता है उसका पैसा फंस जाता है। जब प्राइवेट सेक्टर तरक्की नहीं करेगा तो हुकूमत कैसे बजट प्लस वाला पेश कर सकेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं पूरी दुनिया में, उसके बाद गवर्नमेंट अपने अखराजात तय करती है। यहाँ गवर्नमेंट पहले अपने अखराजात तय करती है कि हमें क्या क्या खर्च करना है, उसके बाद वो बजट बैठकर बनाते हैं। स्टार्ट ही उल्टे से शुरू करते हैं, ये नहीं देखते कि हमारी आमदनी कितनी है, ये देखते हैं कि हमारे खर्च कितने हैं, हमने कितने खर्च करने। सबसे पहले वो अपनी सैलरीज देखते हैं, अब सरकारी मुलाजमीन की सैलरी देखते हैं, उसके बाद अपने खर्चे देखते हैं, फिर अगर थोड़ा सा पैसा बचता है तो डेवलपमेंट के नाम पर वो रख दिया जाता है, खसारे वाला बजट पेश किया जाता है। ये एक रवायत है जो कि शर्म जैसी बात है, खसारे वाला बजट पेश करना। तो ये आपको पता है कि 2007 में जब बेनज़ीर साहिबा वतन वापस आ रही थी तो एक नारा लगा था कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, तो वो तो शहीद हो गई। ठीक है, ये बिलावल साहब उसके फर्जंद हैं, अर्जुमंद हैं, वो बेनज़ीर साहबा के विजन को लेके चल रहे हैं, तो वो क्यों इस पे अमल नहीं कर रहे हैं? वो क्यों बेनज़ीर के जो ख्वाब था, बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, तो ये रोज़गार क्यों नहीं दिया जाता? बेनज़ीर का ख्वाब क्यों नहीं पूरा किया जा सकता है? देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अफसोस के साथ कि हमारे साथ नहीं रह सकी, ये हमारी कौम की भी बदकिस्मती रही। उनके पास बड़ा विज़न था, उनमें खुदादा सलाहियतें थी। मैं बिलावल भुट्टो की नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन कम अज़ कम इनमें वो सलाहियतें नहीं हैं। मैं ये, अगर मुझे इजाज़त दें, इतना क्यों सलाहियत नहीं है? वो पढ़े लिखे हैं और पूरी पार्टी को कमांड करते हैं और समझ रहे हैं, मसाइल से भी वाकिफ़ हैं। तो 18 साल का अरसा आपको पता है, कोई कम अरसा नहीं है। जद्दोजहद बेनज़ीर भुट्टो ने की थी वो बिलावल भुट्टो ने नहीं की हैं। ना तो बिलावल भुट्टो जेल में गए हैं, ना इन्होंने अपोजिशन की सख्तियां झेली हैं, ना इन्होंने धरने दिए हैं, ना जुलूस निकाले, ना रैलियां निकाली,
अगर इनको थोड़ा सा 1-2 साल इमरान खान के ज़माने में थोड़ा सा टफ टाइम मिला था तो उस वक्त भी इनको 2-3 रिलीफ थे। एक तो ये कि पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी नून लीग इनके साथ थी, राइट विंग इनके साथ थी, जो कि बेनज़ीर को कभी ऐसे मौके नहीं मिले, इवन भुट्टो साहब को भी नहीं मिले। फिर सिंध सूबे में जो दूसरा बड़ा सूबा है वहाँ पर इनका चीफ मिनिस्टर था। फिर जितने जो मीडिया थी वो इनके काफ़ी हद तक साथ थी। तो वो वाला जो 1-2 साल का पीरियड जो इनको बहुत ज़्यादा सख्त लगता है, लेकिन वो पीरियड भी कभी ना तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नसीब हुआ और उस तरह का माहौल ना कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को नसीब हुआ। अगर आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारा सिनेरियो समझ आएगा। जब बेनज़ीर भुट्टो सियासत की जद्दोजहद करती थी तो मियां नवाज शरीफ साहब उनके मुखालफत में होते थे। पूरा पंजाब एक वक्त में उनकी मुखालफत में आ गया था। सारी राइट विंग की जितनी जमातें थी, मजहबी जमातें, वो उनके एंटी होती थी। मीडिया पर उनका ट्रायल किया जाता था। उनको कहीं से एक काउंसलरशिप भी नहीं जीतने दी जाती थी, जिनके पास इंतज़ामी इख्तियार तो असेंबली में मेंबरान थोड़े बहुत होते थे। तो वो उस माहौल में जद्दोजहद करती थी, तो वो गरीब का दर्द समझती थी, वो गरीबों के पास जाती थी, उन्होंने जद्दोजहद की थी, उन्होंने गुर्बत को करीब से महसूस किया था। ज़ाहिर है देखा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस ज़रूर गुर्बत को किया था कि गरीब की तकलीफ़ क्या होती है, उनको नज़र आई थी। तो यहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने तो जब से होश संभाला है, ज़ाहिर उससे पहले बच्चे थे, अगर 2008 से पहले का भी हम देखें, उससे पहले भी उनको सियासत में इन नहीं किया जाता था। 2008 के बाद जब वो आए जैसी सियासत में, तो उनके वालिद साहब सदर पाकिस्तान थे, उनके पार्टी के एक कारकुन कहें या लीडर कहें, जो भी कहें, वाटेवर, वो वज़ीर आज़म थे मुल्क के, चारों सूबों में उनके वज़राए आला थे, हर जगह उनको VVIP हेड ऑफ स्टेट वाला प्रोटोकॉल मिल रहा था। फिर 2013 के बाद भी सूबे में उनकी हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। फिर मैंने जैसे कहा 18 में थोड़ा बहुत हुआ, तो वो भी कोई इतना ख़ास नहीं हुआ। उसके बाद 2021-22 के बाद वापस दोबारा से हालात चेंज हो गए। तो उन्होंने वो चीज़ शायद देखी नहीं है, वो समझ ही नहीं सकते कि जद्दोजहद क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है। रोटी, कपड़ा और मकान कहने में, समझने में और करने में ज़मीन और आसमान से ज़्यादा फ़र्क है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बबर साहब, आपसे बहुत ज़बरदस्त बात रही। नाजरीन, कल सिंध बजट पेश किया जाएगा और सिंध के अवाम को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट में कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी और बाकी भी अवाम को रिलीफ देने की बात की जाएगी। नियाज़ खोखर को तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।